नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज का ये मेरा वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, रोबोट शब्द बहुत पुराना है। मैं जब 9वीं का विद्यार्थी था, 9th का विद्यार्थी था, 1972 में मैंने अपने पाठ्यक्रम में रोबोट का पूरा एक चैप्टर या अध्याय अपने शिक्षक के माध्यम से पढ़ा था। धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन कुछ वर्षों पहले ही हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, किस तरह एक यंत्र द्वारा मानव की बुद्धि या मानव की तीव्र बुद्धि या उसकी बुद्धिमत्ता जिस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, किस तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उसको संपन्न किया जा सकता है, इसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई वर्षों से हम देख रहे हैं। मैं समझता हूं गूगल के आने के बाद कई लोग गूगल का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करते थे और आज भी कर रहे हैं। गूगल को आप कोई कमांड दीजिए, आपके प्रश्न का तुरंत उत्तर मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से कुछ प्लेटफॉर्म विकसित हुए थे पिछले कुछ वर्षों में, जिनको चैट बोट कहा जाता है। जी हां, CHAT, चैट, BOT बोट, एक ही वर्ड है, चैट बोट। चैट बोट एक प्लेटफॉर्म है जहां आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बिना किसी व्यक्ति के वार्तालाप कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं, वॉइस कमांड दे सकते हैं और उसका कुछ ही क्षणों में तुरंत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, इस तरह के वार्तालाप के जो प्लेटफॉर्म है, उनके लिए सही शब्द चैट बोट ही है। चैट बोट का अभिप्राय एक ऐसा वार्तालाप का मंच जहां बिना किसी मानव के एक व्यक्ति कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान या जिज्ञासा को शांत कर सकता है। गूगल के यदि मैं चैट बोट की बात करूं, बहुत पहले बार्ड आया था जिसको अब जेमिनी कर दिया गया है। ठीक इसी तरह लगभग 2 या 3 वर्ष पूर्व चैट GPT आया था। वो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित था। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यदि आप गूगल को बार्ड में या जेमिनी में या गूगल में कोई कमांड देंगे तो जो उत्तर आएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा। लेकिन अब चैट GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है, जो तुरंत कुछ क्षणों में ज्ञान आपकी जिज्ञासा को शांत कर देता है। ठीक इसी तरह 2025 का यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैट बॉट में कह दूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह दूं जहां आप वार्तालाप करके ज्ञान की गहराइयों को प्राप्त कर सकते हैं, उसका नाम है ग्रॉक, GROK। मैं समझता हूं लगभग पूरी युवा पीढ़ी ने और मेरी पीढ़ी के भी अनेक व्यक्तियों ने ग्रॉक का नाम, GROK, ग्रॉक का नाम सुन लिया होगा। ग्रॉक क्या है? एक चैट बॉट है, ठीक उसी तरह जैसे चैट GPT था या उससे पहले बार्ड या जेमिनी गूगल का था। गॉर्क इलॉन मस्क ने, जिसका पहले नाम ट्विटर था, आजकल एक्स है, एक्स से रिलेट करते हुए एक ऐसा चैट बॉट बनाया है, एक ऐसा चैट प्लेटफॉर्म बनाया है जहां आप इतिहास के पन्नों में जाकर ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और वो ज्ञान स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष होगा, ये कहने में कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। अभी गॉर्क पे कई उदाहरण चल रहे हैं किस प्रकार के प्रश्नों की प्रस्तुति किसी जिज्ञासु मानव ने की और उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्लेटफॉर्म गॉर्क ने किस प्रकार से उसका उत्तर दिया। गॉर्क से प्रश्न किया गया, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में 70 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल की उपलब्धियां क्या रही हैं? तुरंत उसका उत्तर जो गॉर्क ने उत्तर दिया, आजादी के बाद भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे को विकसित करने में, विज्ञान को विकसित करने में, जनमानस का जीवन स्तर सुधारने में जो योगदान रहा है, उसके मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा, गॉर्क ने कहा था।
गौर ने कहा था आजादी के बाद 500 से ज्यादा रियासत थी जिनको एकीकरण करना मुश्किल था, और वो सरदार पटेल ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे और हो सकते थे जिन्होंने अपने अथक प्रयास से 500 से अधिक रियासतों को एक साथ मिला दिया। गौर का आगे कहता है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना था, मित्रों आपको मालूम होगा भारत का संविधान बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दैट इज ऑफ बिगेस्ट डेमोक्रेसी। विश्व की जो सबसे अधिक डेमोक्रेसी वाला राष्ट्र है, उसके सबसे बड़े संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को सामने आ गया था। उसके बाद समय समय पर अनेक कार्यक्रम हुए हैं। जब भी किसी राष्ट्र का विकास होता है, शिक्षा का विकास उसमें अहम भूमिका निभाता है। गौर का कहना है 1951 में जब IITs की शुरुआत हुई थी, उस IIT को श्रृंखला को आगे बढ़ाने में शायद कांग्रेस की एक अहम भूमिका रही हो। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1956 से प्रारंभ हुए थे, वो भी शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस की भूमिका में आएंगे। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो सर्वोपरि हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोझिकोड, लखनऊ या अन्य हो, बेंगलोर हो, उनकी भी स्थापना कांग्रेस के शासनकाल में हुई। मैं नहीं कह रहा, ये गौर कह रहा है। गौर ने कहा उसके बाद जब परमाणु परीक्षण का समय आया 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण शायद कांग्रेस के शासनकाल में ही किया गया था। जब हम शैक्षणिक विकास की बात करते हैं तब पब्लिक सेक्टर को स्ट्रांग बनाना भी देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए एक अहम अंग होता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन था पहले, अब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। ONGC की स्थापना हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हो, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना हो, या CSIR की लेबोरेटरी हो, या DST की लेबोरेटरीज हो, या बार्क जैसे हमारे परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र हो, या दूसरे संस्थान हो, कांग्रेस के शासनकाल में आए थे। खाद्य सुरक्षा बिल जिसके आधार पर ही देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है, 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में आया था। मनरेगा जो एक मैं समझता हूं गर्मियों के दिनों में श्रमिकों के लिए आजीविका का एक साधन बनता है, वो कांग्रेस के शासनकाल में आया था। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में आया था। गौर कहता है कांग्रेस के शासनकाल में अनेक उपलब्धियां सामने आई हैं। कुछ कमियां भी हो सकती हैं, शायद उसमें एक भ्रष्टाचार भी हो सकता है, शायद उसमें एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या आर्थिक असमानता भी हो सकती है। लेकिन गौर ने ये जो इतिहास के पन्ने मानव के सामने ला के रख दिए थे, ये शायद गौर की उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपलब्धता दर्शाता है जो एक्ट से जुड़कर सारे ऐतिहासिक तथ्यों को सामने ला के रख देती है। ये मैं नहीं कह रहा, गौर कह रहा है। गौर से एक प्रश्न और किया गया था, क्या सोनिया गांधी इटली में बार में डांस करती थी? गौर ने उसका जो उत्तर दिया था वो आप सुन लीजिए। सोनिया गांधी ने इटली में कभी बार में डांस नहीं किया, वो इटली के एक छोटे से गांव में बार में एक अटेंडेंट थी। ये जरा देखिएगा किस तरह की जानकारी एक्स से जुड़े हम गौर्क चैटबॉट से प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न और किया गया था, नाम मैं नहीं लूंगा। एक हमारे देश के आदरणीय नेता हैं और तो दूसरे विपक्ष के नेता हैं। पूछा गया इन दोनों में से कौन ज्यादा क्वालिफाई है, तो स्वाभाविक रूप से जो गौर का उत्तर होना चाहिए था, उसने कहा जो विपक्ष का नेता है उसने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की है। कहने का तात्पर्य यह है, इस प्रकार के जो भी जिज्ञासा भरे प्रश्न हैं जो हम कभी सत्यता से जान नहीं पाते हैं, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका उत्तर देने के लिए, यह तो एक छोटा सा उदाहरण है, अभी गौर का आया है। मैंने आपसे कहा था उससे चैट GPT आया था। ना जाने आने वाले समय में ऐसे कितने चैटबॉट प्लेटफॉर्म स्थापित हो जाएंगे जो आपकी और हमारी जिज्ञासा को शांत करेंगे। लेकिन प्रश्न यही उठता है, क्या इसका कोई हानिकारक अफेक्ट या एडवर्स अफेक्ट हो सकता है? इसके बारे में मैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में किसी हार्मफुल अफेक्ट का डिस्क्रिप्शन कर दूं, वो मेरी क्षमता से परे है।
लेकिन हर चीज सावधानी से उपयोग करनी चाहिए। एक बात मैं मित्रों जरूर कहना चाहूंगा, हम लोग कई बार चैट करते हैं, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। व्हाट्सएप लगभग 15 वर्ष पहले आ गया था, इंडिया की बात कर रहा हूं, और लोग चैट करते थे। उसके बाद चैट को डिलीट कर दिया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप जितना भी डिलीट कर लीजिए, चाहे सिंपल व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर लीजिए या किसी चैट बोर्ड पर चैट को डिलीट कर लीजिए, वो डिलीट होने वाला नहीं है। एक बार जो आप अपने अक्षर अपने उंगलियों के माध्यम से व्हाट्सएप पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर मुद्रित कर देते हैं, वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। और यदि शब्दों की यह कहानी है तो आप सोच सकते हैं किसी भी वीडियो का तो अमर होना स्वाभाविक है। तो जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, वो अनंत हो जाता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, अमिट हो जाता है। इसी छोटे से वीडियो में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली चैटबॉट और गौर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखी है। आशा है आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।